हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 7 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्कम्फर्ट जोन। जो अभी आउटगोइंग यूएसए के एम्बेसडर है, उन्होंने अपनी तरफ से जो एंजाइटीज़ है यूएसए की वो एक्सपोज की है, बताई है कि किस तरीके से इंडिया के कुछ कदम है उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कंसर्न है। देखेंगे इस आर्टिकल को। रिपोर्ट के बारे में हमने कल न्यूज़ में देख लिया था ऑलरेडी। ठीक है, ये इस वाला आर्टिकल है जिसमें इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में बताया जा रहा है। थोड़ा शॉर्ट टर्म ही है, एक बार आप खुद देख लेना, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे इस पेज से वो है फेडिंग लाइंस, बीसीसीआई का रेगुलेशन, और दूसरी तरफ ये जो ऑनलाइन फैंटेसी लीग है जिसमें हमने देखा ड्रीम 11 का ये जो केस चल रहा है, इसी केस में कहीं ना कहीं एक लाइन और आगे निकल के आ रही है कि जो करंट इंडियन टीम के स्किपर हैं विराट कोहली, उनका इन्वेस्टमेंट है। आपने देखा हो अगर ये टेस्ट मैचेस जो चल रहे हैं इनमें जो जर्सी है वाइट कलर की, ठीक है, तो उस टी शर्ट पे राइट शोल्डर की तरफ MPL लिखा हुआ है, तो उसमें विराट कोहली के शेयर्स हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो देखेंगे एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आर्टिकल है। ये वाला आर्टिकल है, ये भी डिस्कस करेंगे हम, द रॉन्ग आंसर, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक शक्ति बिल अभी इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट अपनी खुद की लेजिस्लेचर में। तो देखेंगे उसके क्या प्रोविजंस हैं, किस तरीके से जो रेप केसेस हैं उनको टैकल करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा, ये जो बिल के प्रोविज़न यहाँ पर एनविसेज किए जा रहे हैं, या फिर नहीं हो पाएंगे। ये आर्टिकल भी अच्छा है, देखेंगे वुमेन से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा ये जो काउ टेस्ट है ये थोड़ा सा तंज है, क्रिटिसिज्म है, कमेंट है डायरेक्ट, तो ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, तो ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस पेज से हो गए 3 आर्टिकल्स। चलते हैं आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे हम डिस्कस करेंगे ये वाला आर्टिकल, प्लगिंग द प्रिवेसी गैप। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड और राइट टू प्रिवेसी वाला जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे पूरा डिटेल में। ओके, ये वाला आर्टिकल फिर से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से रिलेटेड डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप खुद से पढ़ना इस आर्टिकल को, क्योंकि कुछ और डेटा आपके लिए काम का यहाँ पर होने वाला है। काम की चीज़ें आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना, हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर जो तीसरा आर्टिकल है आइडिया पेज पे वो है फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। जो अभी यूके की बात करें तो यूके की फॉर्म तो क्या बोले हम, यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक सेकंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वैक्सीन डेवलप हुआ एस्ट्राजेनेका। ठीक है, तो बोले यूके और इंडिया के बीच में आप देख सकते हो कितना अच्छा रिलेशन है। एक तो ये, फिर इसके बाद में बताया जा रहा है कि अभी यूके भी ब्रेग्जिट कर चुका है, तो अब यूके भी इंटरनेशनली अपने खुद के लाइक माइंडेड कंट्रीज़ या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में या फिर इंटरनेशनली अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ करना चाहेगा, तो उसमें इंडिया के साथ में ज़रूर जाएगा यूके, इसमें डाउट नहीं है। एक ये चीज़ बता रहे हैं। और फिर बाद में ये बीच वाले जो पैराग्राफ्स हैं इसमें सारा का सारा एनालिसिस किया जा रहा है किसका, जो यूके बेस्ड कैन एनर्जी PLC कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की वजह से पूरा इशू चल रहा था, जिसमें हैग बेस्ड जो आप कह सकते हो आर्बिट्रेशन कोर्ट है, जिन्होंने कैन एनर्जी PLC के फेवर में डिसीजन दिया है, उस डिसीजन को लेकर के पूरा एनालिसिस बता रहे हैं कि दोनों पार्टीज़ को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब यूके भी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में आगे बढ़ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए काम करना चाह रहा है। दोनों के बीच में पार्टनरशिप के स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब वोडाफोन को, कैन एनर्जी को अगर देखोगे आप, ये दोनों का बेस जो है वो यूके में ही है। ओके, तो यहाँ पर ये रिचर्ड हील्ड हैं, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, या फेवर कर रहे हैं। तो मेन क्रक्स तो मैंने आपको बता दिया, बाकी इससे ज़्यादा कुछ काम का मुझे इस आर्टिकल में लगा नहीं। तो देखते हैं एक एक आर्टिकल को जो इंपॉर्टेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है डिस्कम्फर्ट जोन। देखो, फेयरवेल एड्रेस जब दिया गया यूएसए के आउटगोइंग एम्बेसडर जो कि इंडिया में थे, जिनका नाम है केनेथ जस्टर, उन्होंने बड़ी बातें बताई कि हाँ बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और ये लगभग 3.5 साल का इनका टेन्योर रहा है। तो हम कह सकते हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, तब से तो यूएसए और इंडिया के बीच में आप देखो डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडिया का जब चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ
तो अमेरिकन सपोर्ट सबसे पहले आया कि अगर ज़रूरत हो तो हम मिलिट्री भी उतार देंगे हमारी, बट इंडिया ने क्या कहा कि हम हमारे हिसाब से करेंगे। बट फिर भी यूएसए ने पूरा कॉन्फिडेंस इंडिया की तरफ दिखाया। दूसरा, ट्रेड फ्रंट की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं गेन कर पाए, क्योंकि कुछ भी सेटलमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया। इवन टैरिफ बैरियर वाला जो इशू था, जो हमने इकोनॉमी पेज से डिस्कस किया था, वो और यूएस इंडिया के बीच में चल रहा है। ठीक है, जस्टर ने एक चीज़ और बोली कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो जितना भी आप देख रहे हो वहाँ पर देखो, हर डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम है। और ये अभी लेटेस्ट सुबह पहले की न्यूज़ है, यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि जो बाइडेन अब आने वाले इस मंथ के एंड तक शपथ लेंगे, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं पूरी अपनी तरफ से ताकत लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो खैर अपन हाईलाइट नहीं कर सकते, बट पॉइंट यहाँ पर आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये है कि इंडिया में बोले रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखो, डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम तो हर जगह पे देखी जा रही है, जहाँ पर ये गैप वाले इश्यूज है ना, ये लगातार बने रह रहे हैं। तो ये चीज़ें है ना, ये वाकई में प्रॉब्लमेटिक है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेलिब्रेशन, डिस्कशन, आप डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो, वो सारी चीज़ें रही। सही में इंडिया में डाइवर्सिटी में भी कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट किए हुए हैं इंडिया के खुद के कि हाँ हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बिलीफ रखते हैं, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई थी, जो ये आउटगोइंग यूएस एम्बेसडर है इन इंडिया। और दूसरा, वॉशिंगटन की कुछ एंजाइटीज़ और भी हैं, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो बाइडेन जैसे ही आएंगे तो वो डेमोक्रेट हैं, और डेमोक्रेट थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, रिपब्लिकन्स अलग तरीके से सोचते हैं, तो बोला उसका असर भी थोड़ा बहुत रहने वाला है। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच में जब भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात की जाए तो बहुत कन्वर्जेंस देखा गया है। ठीक है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट हम पिक कर सकते हैं यहाँ से। दिल्ली ने अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेटेड मैनर में यूएसए से वेपन सिस्टम भी इंपोर्ट किया है, आर्मनरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड, इंटरऑपरेबिलिटी दोनों आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, कि कितनी सारी तो एक्सरसाइजेज, मालाबार एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, और भी एक्सरसाइजेज होती रहती हैं। तो उनसे भी क्या होता है कि दोनों आर्मीज़ के बीच में, या दोनों जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो, उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी होती है। तो जॉइंट एक्सरसाइज या जॉइंट कभी मिशन कभी कंडक्ट करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, बट आप देखोगे कि जो ऑलमोस्ट डेड, मोरिबंड का मतलब होता है ऑलमोस्ट डेड, जो क्वाड ग्रुप था उसको एक और रिवाइवल देना अपने आप में, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की जिसमें मेंबरशिप है। क्योंकि आप देखो कि चाइना ने जब से अपनी एग्रेशन दिखाई है ईस्टर्न लद्दाख में अप्रैल से, तब से देखो तो वॉशिंगटन पहला कंट्री ऐसा था, या वॉशिंगटन की तरफ से पहली बार ऐसा था कि चाइनीज एग्रेशन को सीधा का सीधा क्वेश्चन किया था कि ठीक है कि इंडिया अगर चाहे तो हम वहाँ पर फेस टू फेस लड़ने के लिए रेडी हैं। बट वही चीज़ है, इंडिया ने कहा भाई बायलैटरल इशू है, हम हमारे लेवल पर टैकल करेंगे इस चीज़ को। दूसरा, जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो एनहेंस हुई है, बट वही बात है, देखो पार्टनरशिप जब होती है तो कुछ ना कुछ रिंकल्स डेफिनेटली होते हैं, इसलिए इंडिया ने भी अपनी तरफ से बड़ा बैलेंस्ड वे में काम करने की कोशिश की है। काटसा एक्ट की बात हमने की, जिसमें नॉर्थ कोरिया, आपके देखोगे रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इनसे अगर कोई भी ट्रेड रिलेशंस रखता है कुछ भी, तो उन पर लगाम लगाने के लिए काटसा एक्ट पारित किया था यूएस की कांग्रेस ने। ठीक है, तो उसी में हम देखेंगे कि हम S-400 जो एक कन्वेंशनल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए बोल रहे हैं, बोले कि कहीं ना कहीं उसका एक इम्प्लीकेशन इंडिया और यूएस रिलेशन पे रहता है हमेशा, कारण कि यूएस और मॉस्को के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। दिल्ली की अगर बात करें तो हम थोड़ी सी चालाकी से खेल रहे हैं कि इंडिया जो है, अब देखो कॉपरेशन रशिया के साथ भी रख रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ में सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो वहाँ पर इंडिया को थोड़ा चालाकी के साथ में चलने की ज़रूरत होगी। फिनेस का मतलब होता है चालाकी, थोड़ी सी चातुर्य से काम करना। ठीक है, इससे आप देखोगे चैलेंजेस भी थोड़े बड़े बनते चले जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्रेड पॉलिसी। अभी तक भी कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है यूएस और इंडिया, पिछले 4 सालों से ये कोशिश की जा रही है। तो आप देखोगे एक फ्रस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि एक ट्रेड डील, एक छोटी सी ट्रेड डील भी फाइनल आउट नहीं हो पाई, और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं जस्टर ने हाईलाइट भी किया है। और इसके बारे में हमने कल एक रिपोर्ट भी देखी थी फ्रंट पेज पे कि रशिया, आत्मनिर्भर और ट्रेड, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्रिक्शन पॉइंट रही इंडिया और यूएस के बीच में पिछले 4 सालों में। ठीक है, इसी के अलावा
एशिया की बात करें तो एशिया में भी अब इंडिया के जो डिसीजन है, जैसे RCEP से विड्रॉ किया खुद को, तो एशिया में भी बोला डिसअपॉइंटमेंट है। यूरोपियन यूनियन के साथ में भी जो बिटिया होना था, BTIA, बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट समथिंग था, ठीक है, तो ये था, वो भी कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया। तो इस वजह से आप देखोगे कि इंडिया को कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि एक प्रोटेक्शनिज्म का सेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रही सही में दिल्ली अब लगातार कोशिश कर रहा है कि वो चाइनीज़ इकोनॉमी से डीकपल करे। ये तो हमने भी देखा कितना ज़्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत परेशान किया है इकोनॉमिकल डिपेंडेंस की वजह से। इस वजह से हमें भी कुछ ना कुछ सीखना तो चाहिए दूसरे देशों से। अच्छा, आगे देखें तो ये हमारे लिए एनवायबल नहीं है, ये कोई डिज़ायरेबल सिचुएशन नहीं है इंडिया के लिए। दूसरा, जो आप कुछ और चैलेंजेस की अगर बात करें तो थोड़ा सा हमारे यहाँ सोसाइटी या फिर लोकल डोमेस्टिक इश्यूज़ को लेकर भी यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। देखो, USA का अब ओपिनियन थोड़ा सा ये है कि इंडिया जो है अब एक इलिबरल डेमोक्रेसी है। अब बात ऐसी आती है, देखो जी, अभी फ़िलहाल अगर इंडिया इलिबरल डेमोक्रेसी है, ओके, इसमें हम समझते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, बट ये कमेंट कौन कर रहा है? USA कमेंट कर रहा है, ये ज़रूर ध्यान रखना आप। जहाँ पर जो डिवीज़न है, जेंडर गैप वाला इशू, जहाँ पर आज गूगल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ही कार्टेल बना रहे हैं, वो ही अपनी यूनियन बना करके अगेंस्ट में खड़े हैं। मतलब ब्लैक एंड वाइट का जो डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और आप देखते हो वहाँ पे और एक क्या प्रॉब्लम, जेंडर गैप की, मेल और फीमेल के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंडिया के लिए हम देखें तो डोमेस्टिक पॉलिसी है ना, वो लिमिटेड नहीं रह गई है अभी डोमेस्टिक इश्यूज़ में, क्योंकि हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी देश है ना, वो भी कहीं ना कहीं चिंता में आ रहे हैं। जैसे कि हमने बांग्लादेश की बात की थी, नेपाल की बात की थी, किस तरीके से चाइनीज़ कार्ड खेलते हैं ये लोग, ठीक है। और जो दिल्ली में अभी करंट गवर्नमेंट बैठी है, तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा तंज है कि इकोनॉमिक साइज को देख करके या फिर जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस को देख करके अगर आप ये सोचो कि आप जो कुछ भी डोमेस्टिकली कर रहे हो उसको लोग अपना मतलब एक तरीके से इन कंसर्न्स को आप डाइल्यूट कर दोगे, बट रियलिटी ये है कि अब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो बड़ा फ्लूइड है। अभी ये एकदम स्टैग्नेटेड नहीं है, बड़ा मूव होता है, चेंज हो रहा है। आज जो दोस्त था वो कल दुश्मन होगा, कल जो दुश्मन था वो आज दोस्त बन गया, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं हमें पे करनी पड़ेगी। हमें एक टॉलरेंट सोसाइटी बनने की ज़रूरत है। देखो, डोमेस्टिक इश्यूज़ को तो टैकल करना ज़रूरी है, और हमने एक आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया था जिसमें बोला था कि अगर इंटरनेशनली हमें इफेक्टिव बनना है तो हमें हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को पहले कंट्रोल करना पड़े। कंट्रोल का मतलब एक वेल मैनर में, बैलेंस्ड वे में आगे करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। दूसरा आर्टिकल है फेडिंग लाइंस। देखो कि इंडियन टीम का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ बिजनेस मॉडल उतरते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन पिक करेगा कि वो किस तरीके से प्लेयर को पिक कर रहे हैं, 11 टीम को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाती है ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की, नंबर 1। नंबर 2 कि विराट कोहली जो करंट स्किपर है, इंडियन कैप्टन है, वो मोबाइल प्रीमियर लीग MPL जो कि ऑनलाइन फैंटेसी लीग का ही काम करती है, ड्रीम 11 की तरह। ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है ड्रीम 11, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, वैसे कोई पर्टिकुलर वो ही नहीं है। हमने देखे 100 से भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म ऐसे आ चुके हैं इंडिया में, ठीक है। तो ऑनलाइन फैंटेसी में बहुत सारे मिलियंस के रिवॉर्ड देने की जो गेमर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं अपना, और साथ में हमारी जो नेशनल टीम है उसमें वो वहाँ पे पैसा भी वो स्पॉन्सरशिप भी दे रही है। तो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कौन टैकल करेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात ही आ जाती है, ये तो देखो एलिगेशन ही है अभी तक। तो अगर ये फाइनलाइज हो जाता है, जो इस पेपर में भी रिपोर्टिंग की गई थी कि MPL में इन्वेस्टर के तौर पे काम करता है, तो देखो 2 बिजनेस पार्टनर्स, एक तरफ आप देखोगे तो BCCI किस तरीके से टैकल करेगा वो इन चीज़ों को, क्योंकि BCCI ने अपने प्लेयर्स के लिए अभी तक बड़ा लीनियंट स्टैंड फिक्स कर रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि एक तरफ विराट कोहली ही उस अपनी खुद की उसको प्रमोट स्पॉन्सरशिप के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, और विराट कोहली उसका ऐड देते हैं, और विराट कोहली ही उसमें इन्वेस्ट करके रख रहे हैं, और विराट कोहली के ऊपर ही पूरा देश एक तरीके से ट्रस्ट कर रहा है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये कहीं ना कहीं क्लियर होना ज़रूरी है। अभी केवल एलिगेशंस ही हैं, अगर ये क्लियर होता है तब वाली बात आ जाती है, पर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ गई ना यहाँ पे, तो ये हमारे लिए एथिक्स का पॉइंट बन जाता है अपने आप ही, ठीक है। देखो, आज अगर बात करें तो BCCI है ना, वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट क्रिकेट
बोर्ड है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली इस गेम को जिंदा रखती है और पूरे वर्ल्ड में इसको गेम को कंटिन्यू बनाए रखती है। अच्छा, ये कोई विराट कोहली के साथ ही नहीं है, सौरव गांगुली, ठीक है, जो कि पुराने स्किपर भी रह गए हैं और जो अभी अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो भी एक आईपीएल टीम की प्रमोशन भी करते रहते हैं, जबकि आईपीएल कंडक्ट करवाया जाता है कॉरपोरेट्स के द्वारा, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो देखने वाली बात ये आती है, कॉमर्शियल और क्रिकेटिक इंटरेस्ट जो है ना, इनके बीच में कहीं ना कहीं गैप लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पैसे के लिए खेलना शुरू कर देंगे तो फिर बैटिंग क्यों नहीं अलाउ करते आप लोग? अभी तक बैटिंग भी अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स दिए हैं, बट अभी तक इतना कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई का कैसा बिहेवियर रहा है, बहुत मोर देन लीनियंट, बहुत ही ज़्यादा लिबरल बिहेव, मतलब इतना ज़्यादा कोई हार्श कदम नहीं उठाए गए। देखो, 7 जजों की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, ठीक है, जिसमें 2 चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि कैसे भी करके कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी जाएं, जिससे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो विलियन है ना, इसको ख़त्म किया जाए। जो खेलने वाले हैं वो ही खुद पे पैसा लगाए, वो चीज़ ठीक नहीं रहती सिस्टम को क्लीन अप करने के लिए। बट आप देखोगे अभी तक कुछ भी सोफिस्टिकेटेड इंटरलॉकिंग प्रॉपर टैकल नहीं हो पाई है। प्रिंसिपल प्लेयर्स हैं, उनके रोल हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं, उसमें भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। इवन वहाँ यहाँ पर हम देखेंगे कोई प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है कि कहाँ पर कौन क्रिकेटर कौन कौन सी जगह पे इन्वॉल्व है। ये चीज़ जो लोधा कमेटी थी उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि भाई एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कौन क्रिकेटर क्या कर रहा है, पर वो ये बात आ जाती है राइट टू प्रिवेसी की, कि कोई प्लेयर कहाँ पर क्या कर रहा है उसके बारे में अगर बताएगा तो फिर बाद में तो उसकी खुद की प्राइवेट लाइफ क्या रही। ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में, ठीक है। क्रिकेट देखो, आज देखो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी वाला एक स्पोर्ट्स कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं आप किसी के ट्रस्ट के साथ में ऐसे नहीं खेल सकते हो, राइट। इसी तरीके से आप देख सकते हो ब्लॉकबस्टर आईपीएल की बात करें, वो अभी क्लियर करके आया है और ये हमने देख ही लिया कि अरेबियन सी के उधर जहाँ पे यूएई के अंदर पूरे खेल हुए थे आईपीएल के, उसके बाद में आज देखोगे तो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है ये बीसीसीआई। तो इस तरीके की जो कमियां है ना, इन कमियों को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक अर्जेंट लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से पावर और स्ट्रेचर इन दोनों के बीच में गैप आए या फिर इन दोनों में बैलेंस बने, ठीक है। इसको आप एथिक्स में काम में ले सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कभी कुछ लिखने का मौका मिले तो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द रॉन्ग आंसर। ये आर्टिकल लिखा हुआ है नितिका विश्वनाथ एंड प्रतिश्रुति दास, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। देखो, ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट होता है कौन सी डेट को, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे 2020 की बात करें तब महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया शक्ति बिल को, ठीक है, जो कि हार्शर और मैंडेटरी सेंटेंसेस देने के लिए जो भी अक्यूज्ड होगा या फिर जो भी कन्विक्ट होगा, कि हाँ किसी ने भी अगर कोई, आप कह सकते हो कि कोई रेप को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, रेप में इंडल्ज्ड है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दी जाए, ठीक है। तो नॉन होमिसाइडल रेप की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल ऑफेंसेस को रोकने की बात की जाए। नॉन होमिसाइडल का मतलब कि एक तरीके से खुद के सेल्फ डिफेंस में कोई कुछ प्रोटेक्शन की बात करें वहाँ पे। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए बिल में एक प्रॉब्लमेटिक स्टैंडर्ड ऑफ कंसेंट की बात भी की गई है, कि मतलब कंसेंट आप किसको कंसिडर करोगे उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। अब स्टैंडर्ड्स आपने बिल में ही दे दिए तो जज अब अगर उस केस को सुनता है तो उस केस में तो फिर वो प्रॉपर वे में, बैलेंस वे में अपने खुद के डिस्क्रिशन को ही अप्लाई नहीं कर सकेगा जज, कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। केवल स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे और देखे जाएंगे कि कौन सा मैच हो रहा है, जी ये हो गया ये हो गया ये नहीं हुआ। तो इस तरीके से तो फिर बाद में वेटेज के हिसाब से आप दे रहे हो। तो कहने का मतलब इसमें तो डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रिजम्पशन बेस्ड है, कि हाँ आप कुछ सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे देख लोगे कि क्या सराउंडिंग थी, क्या इंसिडेंट हुआ, और फिर इसी के बेसिस पे हाँ भाई ये पनिशमेंट इसकी होनी चाहिए। तो फिर वहाँ पर जज का खुद का सोचना समझना, परिस्थितियों को जानना, वो तो मैटर ही नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर हार्शर सेंटेंसेस दोगे, कड़ी से कड़ी अगर आप पनिशमेंट दोगे, तो इससे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी लो रेट ऑफ रेप कन्विक्शन, मतलब जिनके ऊपर
ये एक कहता है ना कि दावा किया जाता है कि ये रेप में इन्वॉल्व थे, उन लोगों का जेल में फिर बाद में पनिशमेंट फाइनल आउट करना वो ही बहुत कम हो जाएगा। साथ में ये जो नए स्टैंडर्ड है ये कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ये झूठ पर फिर ज़्यादा चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वही बात आ जाता है कि कोई अगर आदर्श तरीके से कोई वो आइडियल रेप विक्टिम की बात आ गई एक तरीके से कि हाँ किस तरीके से पूरा केस मैटर कर रहा है कि हाँ अभी सिचुएशन क्या आ रही है। किसी ने ज़्यादा अपनी ग्रेवर तरीके से बहुत बुरे तरीके से रेप को कंडक्ट किया है तो एक अलग तरीके से उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, और जिसने कोई नॉर्मल वे में कर दिया तो उसको आप कंसिडर ही नहीं करोगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडियन इश्यूज़ की अगर बात करें तो जो रेप केसेस आते हैं उनमें 94% केसेस तो ऐसे हैं जो कि रिलेटिव या नॉन्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो उस केस में तो फिर बाद में आप इन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करोगे। ठीक है, शक्ति बिल की अगर बात करें जो कि महाराष्ट्र के कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, तो इससे डेथ पेनल्टी सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए देने की बात की जा रही है। तो देखो इस तरीके का इंट्रोडक्शन देखो 2018 में हमने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश यहाँ पर भी देखा था। आंध्र प्रदेश में दिशा बिल आया था, ठीक है, जो कि अभी प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए अभी होल्ड पे रखा हुआ है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, इन्होंने भी अपने कानून लेकर के आए थे। बट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि देखो डेथ पेनल्टी जो होती है ना वो तो क्रिमिनल ट्रायल्स के बिल्कुल लास्ट फेज पे आनी चाहिए। जबकि अगर आप देखोगे रेप सर्वाइवर की अगर बात करो उनको कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो शुरुआत से लेके जब तक उस पर्टिकुलर विक्टिम, वैसे तो ज़िंदगी भर ही हाल ख़राब रहता है फिर उनका, और हमारी सोसाइटी वैसे ही इतनी ख़राब रहती है कि वो ऐसे ही एक अलग ही नज़र से देखना शुरू कर देती है, जिसको हम बार बार सुनते भी हैं और आपने ज़रूर नोटिस भी किया होगा कहीं अपने नियर बाय में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर ये डेथ पेनल्टी आपने दे दी और फिर उसके बाद में सर्वाइवर जो है उसको तो बड़ी प्रॉब्लम पहले से ही देखनी पड़ती है, जैसे कि अपनी एफआईआर ही रजिस्टर करवाना। तो आप इस तरीके की हार्शर पनिशमेंट देने की बजाय क्यों ना आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करो, जहाँ पर जल्दी से रिपोर्टिंग हो, इन्वेस्टिगेशन क्विक हो और विक्टिम को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं तैयार करते? आप क्यों हार्शर पनिशमेंट पे दिमाग लगा रहे हो? केवल होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पर केवल उसी पे। तो एक तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी क्या ज़रूरत है यहाँ पर, देखो हार्श पेनल्टी अगर हो जाती है तो उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएंगे कि भाई जो ऑफेंस करके आया हुआ है उस बंदे का कन्विक्शन, या उस बंदा या बंदी जो भी इंडिविजुअल है उसका कन्विक्शन बहुत कम हो जाएगा। कन्विक्शन का मतलब कि ट्रायल कंप्लीट हो गए फिर बाद में उसके ऊपर साबित हो गया आरोप। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो फाइनल नहीं हो पाएगी। यहाँ पर एक स्टडी का हवाला देख के बोल रहे हैं, बोला इंडिया लॉ रिव्यू बेस्ड एक रिसर्च पे अगर देखें तो दिल्ली में जो जजमेंट आए हैं रेप को लेकर के, ठीक है, तो वहाँ पर इनका क्या आउटकम है कि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जुडिशियल डिस्क्रिशन जो है ना वो बहुत कम हो गया। जो मैंने बताया ना आपको, स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए जाते हैं तो फिर जज क्या सोच के वहाँ पे देगा, वो तो केवल टिक ही लगाएगा, जी हाँ ये यहाँ पर सिचुएशन थी, ये नहीं थी, तो जहाँ पर उनको वेटेज लगेगा उस हिसाब से वो पनिशमेंट दे देंगे। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और ज़्यादा पंगु बना देंगी। ठीक है, हार्शर पेनल्टीज़ हैं वो सिस्टमेटिक प्रेजुडाइज को ख़त्म नहीं करेंगी। ठीक है, जजेस का जो माइंड है, पुलिस का जो काम करने का तरीका है, जहाँ पर एक केस को या कंप्लेन को रजिस्टर करने तक वो मना कर देते हैं या फिर ऑफेंडर्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, बस यही कि हाँ कम से, और सज़ा भी मिलती है तो कम से कम सज़ा के ऊपर उनके ऊपर काम किया जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो हमारे इनिशियली जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है ना उनको सही करने की ज़रूरत है। तीसरा इशू यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की अगर बात करें तो भी हम कन्विक्शन रेट देखते हैं बहुत कम है, और सेंटेंसेस भी है तो बहुत कम दिए जाते हैं। जबकि आप देख सकते हो नॉर्म की बात तो आपने कर दी कि मैक्सिमम पनिशमेंट देने की चाहिए, बट रियलिटी में होता क्या है, केवल मिनिमम सेंटेंसेस ही दिए जा रहे हैं। ये रियलिटी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से देखें तो लगभग 94% जो केसेस हैं जहाँ पे परपेट्रेटर जो है, जो मतलब जो कह सकते हो ना जिसने जानबूझ के ये काम किया है, गलत काम किया है, वो विक्टिम के नॉन ही होते हैं।
तो आप कैपिटल पनिशमेंट को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इस तरीके से तो फिर वो कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए भी जल्दी से नहीं जाएंगे थाने के अंदर कि हाँ भाई हम एफआईआर रजिस्टर करनी है या फिर ये प्रॉब्लम है इसको सही करना है। ठीक है, तो ये जो एम्फेरिकल एविडेंसेस हैं जो हमें वाकई में दिखाई दे रहे हैं हमारे आसपास, इन चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो शक्ति बिल इसके एक प्रोविज़न की बात कर रहे हैं कि एंटी वुमेन असर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कैसे कि बोले जो स्टैंडर्ड अफर्मेटिव कंसेंट की अगर बात करें, मतलब कितना राजीनामा था उस पर्टिकुलर एक्ट को कंडक्ट करने के लिए, तो उस केस में भी यहाँ पर कुछ फिक्स कर दिए गए हैं स्टैंडर्ड्स कि हाँ भाई हाँ ये सही है तो ठीक है, और इनसे अगेंस्ट या इतर अगेंस्ट भी जाती हुई कोई कंडक्ट दिखाई देता है तो फिर उसको ऑफेंस की तरह कंसिडर करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे वुमेन मूवमेंट बहुत हुए हैं हमारे यहाँ पर, तो उन्होंने कोशिश ये की है लगातार कि अफर्मेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ कंसेंट जो हैं, कंसेंट का मतलब राजीनामा, ठीक है, तो वो जो है वहाँ पर एक आप देख सकते हो जिनकी रूट आप देख सकते हो वॉलंटरी एग्रीमेंट के बेसिस पे देखो कि कितना एग्रीमेंट है उनके बीच में। वुमेन ने वर्ड्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बेसिस पे हाँ कहा या फिर ना कहा, फिर बाद में कंसिडर करो कि हाँ रेप है या फिर नॉर्मल कंडक्ट था। बट यहाँ से बिल्कुल शार्प डिपार्चर देखा जा रहा है, वो ये कि केवल और केवल सर्कमस्टांसेस और सराउंडिंग के बेसिस पे ही आप देखोगे कि पार्टीज का कंडक्ट कैसा था। ठीक है, फिर उसके बाद में रेप ट्रायल है वो आगे चलती जाएगी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक जो वुमेन है, जो विक्टिम है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मिजोगिनिस्टिक नोशन। दैट मीन्स कि वुमेन के अगेंस्ट में एक तरीके का मिसट्रस्ट का बिहेवियर चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को फिर वो रजिस्ट करती है। कहने का मतलब रेप हुआ, फिर उसके बाद में उसको सोसाइटी में या फिर जो रजिस्ट्रेशन को लेके, इन्वेस्टिगेशन को लेकर के जितने भी प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स को उसको खुद को ही फेस करना पड़ता है। तो ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण बन जाती है, और तब तक उसको वही पैट्रियार्की की नोशन हमारे यहाँ का, उसकी वजह से और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखो, और इसमें यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है शक्ति बिल जो है, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन बड़े वेगली हैं, अनक्लियर हैं। ठीक है, जैसे कि डेंजरस वेगली होंगी तो इस वजह से क्या हो जाता है कि कुछ ज़्यादा बुरा ना हो जाए। देखो होता क्या है, जब क्लियर वर्ड्स में सब चीज़ें लिखी हुई रहती है ना, तो तब जा कर के एक विक्टिम को उसके लिए जस्टिस लेने में प्रॉब्लम नहीं आती। बट वेगली लिखा हुआ रहता है तो बस वो स्टीरियोटाइप तो फिर वहाँ पे डोमिनेट करता ही है। वही फिर बात आ जाती है आइडियल विक्टिम की, कि भाई कौन वाकई में डिज़र्व करता है जस्टिस को। तो वो चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने देखा 94% रेप केसेस के ऊपर तो जो सर्वाइवर है उसी के रिलेटिव ही होते हैं। ठीक है, तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई पॉलिटिकल एजेंडा या पॉपुलिज्म को तो आप छोड़ो, और रियल में आप कुछ करना चाहते हो तो इन क्राइम्स को टैकल अगर करना है बच्चों के अगेंस्ट में या जो वुमेन है उनके अगेंस्ट में, तो हमें ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, गवर्नेंस में सस्टेन्ड एफर्ट करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। केवल पनिशमेंट एनहेंस करने से ही ये काम नहीं हो जाता। ठीक है, अगर प्यूनिटिव रिस्पॉन्सेज की बात करें तो हमें ज़रूरत है कि ये जो सेक्सुअल वायलेंसेज होते हैं उनके ऊपर हम रीथिंकिंग करें, फिर से एक बार सोचें और फिर देखें कि वाकई में अगर पनिशमेंट बढ़ा दी है तो इसके क्या मायने हैं, क्या रिजल्ट, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। तो रियल सेंस में क्या आ रहा है, केवल कन्विक्शन रेट है वो ही कम हो जाएगी, ना कि आपका कन्विक्शन रेट बढ़ेगा और पनिशमेंट आप दे भी पाओगे। ठीक है, तो जो कमियां हैं, लूप होल्स हैं, उनको ख़त्म करो और कन्विक्शन रेट को बढ़ाओ, ये मेन काम होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है प्लगिंग द प्रिवेसी गैप्स। ये आर्टिकल लिखा हुआ है क्रिस्टोफ जेफरलॉट और आदित्य शर्मा के द्वारा। देखो, पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें, 2017 में जब से पुट्टा स्वामी केस का वर्डिक्ट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बताया है, उसके बाद में ग्लोबली लीगल, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिस्कशन चल रहा है इस प्रिवेसी के क्वेश्चन को लेकर के। अच्छा, इसके पहले भी क्या कोई प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने से या उससे रिलेटेड कोई वर्डिक्ट है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का 1954 का MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा केस, एक है खड़क सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश केस है 1962 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली डिक्लेयर किया
कि हाँ प्रिवेसी एक इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ केसेस में प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो। बट 2017 में क्या बोल दिया पुट्टास्वामी केस में कि राइट टू प्रिवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है ना ये केवल एनफ नहीं हो जाती है जब तक आप इसको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉपर वे में इसके लिए कानून ना बना लो। ठीक है, आज ग्लोबल वे में देखें, टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स है बड़े बड़े, चाहे आप देखो यूट्यूब पे आप देख रहे हो ना, तो ये भी तो एक टेक्नोलॉजिकल जाइंट का ही तो एक पार्ट है, गूगल का। इसके अलावा आप फेसबुक देखते हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, या कितने भी अलग अलग ट्विटर देखते हो, यहाँ पर टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती चली जा रही है यूसेज। दूसरा, आधार बायोमेट्रिक प्रोग्राम की बात करें तो इंडिया में लोकली बात कर सकते हैं हम डेटा को लेकर के इश्यूज। तो पोजीशन जो है ना प्रिवेसी की, उस पर एक नया लुक बनता चला जा रहा है और हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। अगर एक बैटल ग्राउंड की बात करें, मेन जो बैटल ग्राउंड है प्रिवेसी के लिए वो है कि आधार कार्ड पे बेस्ड जो डेटा कलेक्शन होता है उसको लेकर के बड़े कंसर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्सेसिबिलिटी अपने लिए रिजर्व रखना चाहती है और बाकी जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए रेगुलेशन बनाना चाहती है। तो वो बड़ा कंसर्निंग हो जाता है अगर लोकली देखें। और वर्ल्ड इकोनॉमी में आज देखा जाए तो डेटा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन चुका है। ये एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है जो कि इकोनॉमी, पॉलिटिकल, टेररिज्म, चाहे कुछ भी इशू आए इंटरनेशनली या नेशनली या लोकली, हर में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है। ठीक है, तो इस वजह से डेटा को रेगुलेट करना, डेटा को कंट्रोल करना, डेटा के लिए वाकई में एक राष्ट्रीय कानून बनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया भी इसी लाइन में कहीं ना कहीं लगा हुआ है, जहां पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, जिसको हम डीपीबी डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से अब आगे बोलेंगे इस आर्टिकल में, जो कि पार्लियामेंट की कमेटी के कंसिडरेशन में अभी चल रहा है, तो उसी को लेकर के ये पूरा आर्टिकल है कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या कमियां हैं और थोड़ा बहुत इसमें इंप्रूवमेंट आने की ज़रूरत है। देखो, डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना, वो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रख करके ही लाया जाएगा। कारण कि आप देखो, कॉमर्शियल इश्यूज़ की बात करो, आज अमेजोन है या फिर आप यूट्यूब भी देखते हो फॉर एग्जांपल, तो आपके सामने यूट्यूब वही चीज़ रिकमेंड कर रहा है जो चीज़ आप पसंद करते हो, एक दो बार आपने क्लिक किया। एग्जैक्टली फेसबुक का वही सीन है, एग्जैक्टली अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सबका। तो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हम इतना देखते हैं कि दंगे फसाद तक हो जाते हैं केवल एक फेक न्यूज़ से। फेक न्यूज़ अपने आप में बहुत बड़ा ब्लंडर बन चुका है इस टाइम पे। ठीक है, तो अर्नस्ट और यंग एक थिंकर्स हैं, ये थिंकर्स या मतलब रिसर्चर्स हैं, इनके हिसाब से अगर देखें तो आने वाले टाइम में 2025 तक ये डेटा काम का लिख लेना आप। ठीक है, तो अर्नस्ट और यंग के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम पे जो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड जितना भी काम होगा ना, वो इंडियन इकोनॉमी में 2025 आते आते $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इकोनॉमिक स्कोप कितना ज़्यादा है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये कहीं ना कहीं नए डेटा के बनने, उस डेटा के खरीद फरोख्त और उस डेटा को लेकर के क्या प्लानिंग की जाती है, तो इसमें आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्कोप है रेगुलेशन की। ठीक है, तो जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है अगर वो आ भी जाता है ना, तो इसके इम्प्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो फॉर्म्स हैं उनको तो देखो कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई फॉर्म है, कोई काम करना चाह रही है एफिशिएंटली इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उनको डेटा एक्सेसिबिलिटी भी इंश्योर होनी चाहिए, पर उनको तो एक्सेसिबिलिटी मिलेगी नहीं। बट दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट को एक्सेसिबिलिटी देने की बात की जा रही है, तो वो एक इम्प्लीकेशन यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है इस आर्टिकल में। बिल ने अपनी तरफ से कुछ कंडीशंस लगाई है जिनको कंपनीज को फॉलो करनी होगी, चाहे वो लार्ज इंटरनेशनल फर्म हो चाहे डोमेस्टिक हो, जो इंडियन टेरिटरी में काम कर रही है। तो ये जो डिजिटल फॉर्म्स हैं, इनको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी यूजर से कि भाई आपका डेटा हम यूज़ करना चाहते हैं, आप अलाउ करो। जैसे आपने देखा होगा आपकी वेबसाइट पे, दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज समथिंग। ठीक है, तो वो आपकी डेटा को एक्सेस करने के लिए परमिशन मांगता है उस टाइम पे। इसके अलावा ये साथ में ये भी डिक्लेयर करेंगे कि डेटा किसको दिया जा रहा है, तो यूज़र के पास में इस चीज़ का अब वही चीज़ है कि जो परमिशन देने वाला है इंडिविजुअल, वो ऑनर है या नहीं। ठीक है, अगर वो ऑनर है तो ही उस डेटा को एक्सेसिबिलिटी दूसरे किसी को अलाउ करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक्सेसिबिलिटी दे दी गार्गी क्लासेस की, ऐसा नहीं हो सकता। गार्गी क्लासेस का जो मेन यूज़र है वही अलाउ करेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ।
इसी तरीके से इसके मेजर इम्प्लीकेशन अगर देखें इस पूरे बिल के, तो डेटा को कंट्रोल करना, तो अब पूरे के पूरे डेटा को आप स्टोर भी तो करके रखोगे, फिर इसको रिप्रोड्यूस भी करोगे, फिर डिलीट भी होगा, कहीं कहीं पर नए यूजर्स भी आएंगे, तो इसके लिए भी एक प्रोविज़न है। तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं हम यूरोप से ले रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनेट यूजर्स है ना, उनके लिए वहाँ पर एक राइट टू बी फॉरगॉटन, जैसे आप अपना अकाउंट डिलीट कर रहे हो वहाँ पे, तो उससे क्या हो जाता है कि आप अपना अकाउंट डिलीट कर रहे हो तो वहाँ पर मेमोरी में नहीं होना चाहिए कि आपका अकाउंट कौन सा था, क्या था। वो अकाउंट परमानेंटली ही डिलीट हो जाना चाहिए, कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पर ऑनलाइन प्रेजेंट थे। ये वहाँ पर राइट है, तो ऐसा भी एनविसाज होना चाहिए हमारे बिल में। बिल में एक इंडिविजुअल को, ठीक है, एक इंडिविजुअल को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये कह के कि अगर कहीं पे नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के कोई पॉलिसी बनानी हो, कोई नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कोई इशू हो, तो बोले गवर्नमेंट जो है वो एक्सेस कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल का, जो आप कह सकते हो आप क्रिटिकल और सेंसिटिव पर्सनल डेटा है उसको, जिसमें रिलीजन को लेकर के मैटर हो या फिर कोई और उसकी पर्सनल ऐसे इन्फॉर्मेशन हो जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेटनसम बन सकती है। तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई आपको एक ओपन एंडेड एक्सेस अगर इस तरीके से गवर्नमेंट को अवेलेबल हो जाएगा ओपन एंडेड एक्सेस डेटा का, किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा का, तो उसका तो मिसयूज हो सकता है। इवन BN श्री कृष्णा, जिनकी अध्यक्षता में कमेटी स्टैब्लिश की गई थी, और ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उन्हीं की कमेटी के रिकमेंडेशन बेसिस पे ड्राफ्ट हुआ था। ओके, उन्होंने भी ये कहा था कि इस तरीके से ओपन एंडेड एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट पर भी लगाम होने की ज़रूरत है। ऐसे तो ये ऑर्वेलियन स्टेट बन जाएगा। ऑर्वेलियन स्टेट का मतलब एक सर्विलांस भी करेगा, और आप कह सकते हो कि एक डिस्ट्रक्टिव स्टेट की फॉर्म में हम चले जाएंगे, जहां पर जो स्टेट है वो ओपन सोसाइटी के अगेंस्ट में काम करता हुआ दिखाई देगा। तो वो जो चीज़ है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, इतने ही बातें नहीं है जो चिंताजनक है, बिल में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर डेटा की एक अथॉरिटी की बात की जा रही है, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की, जिसके हाथ में ये काम होगा कि वो डेटा के कलेक्शन को मैनेज करेगी, और उसमें मेन जो बेस रहेगा वो रहेगा आधार प्रोग्राम, ठीक है, आधार सीडेड जो अकाउंट होंगे उनके हिसाब से, ठीक है। तो इसमें एक चेयरमैन होगा, 6 कमेटी के मेंबर होंगे। पर इसमें जो कंसर्न आ रहा है यहाँ पर राइटर्स के अकॉर्डिंग, वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको रिकमेंड करेगी, और वो सारे के सारे रिटायर्ड या फिर सीनियर सिविल सर्वेंट्स होंगे। तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट, वही बात है, अथॉरिटी कलेक्शन को भी रेगुलेट करेगी, मैनेज करेगी, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से ओपन एंडेड एक्सेसिबिलिटी भी रख रही है। तो फिर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर फिक्स हुई? ठीक है, ज़रूरत थी यहाँ पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, इनके हिसाब से एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनती, जहां पर जुडिशियरी के मेंबर्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता, जिससे कि एक प्रॉपर गवर्नेंस आ सकती इस कमेटी के बेसिस पे। ठीक है, UIDAI जो कि पेरेंट है किसका, आधार वाला जो पूरा प्रोविजन है, ठीक है। तो वहां पर भी आप देखोगे चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो रिपोर्ट भी किसको कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाने का स्कोप ही नहीं बचता इस पर्टिकुलर एंटिटी के पास में। हमें ज़रूरत है, देखो, इंडिविजुअल की फ्रीडम है ना, उसको भी प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, पिछले कुछ डेवलपमेंट्स की यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हमारे कंट्री में एक सर्विलांस स्टेट जो कि लगातार नजरें गड़ा के बैठा है अपने सिटीजन्स पे, वो देखे गए हैं। इसके लिए इंस्टेंसेस बता रहे हैं, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन का एग्जांपल, जो anti-CAA प्रोटेस्ट हुए थे फरवरी में, फिर उसके बाद में दिल्ली में ही दंगे हो गए थे, तब लगभग 1100 लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था कि किन लोगों किसके बेसिस पे, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, कि 1100 लोगों का रिकॉग्निशन हुआ, और ये तक बोल दिया गया था हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा कि 300 लोग यूपी से आए थे, और ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, ये बहुत सोची समझा एक षड्यंत्र था। ठीक है, तो पता कैसे पड़ा, बोले CCTV कैमरा या फिर मीडिया पर्सन्स ने जो फोटोज ली, या फिर पब्लिक डोमेन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पे जो फोटोज अवेलेबल थी, उनको कंपेयर कर लिया किससे, इलेक्शन कमीशन के डेटा से, या फिर ई-वाहन या ई-पैन इंडिया डेटाबेस, या व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो होता है आपकी RC जो होती है
गवर्नमेंट जो देती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इससे उन फेसेस को आपने मैच करवा लिया तो नाम आ गए गवर्नमेंट के पास में। तो ये तो सर्विलांस स्टेट का एक एग्जांपल हुआ कि नहीं, राइटर सीधा सा पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोवर्सी आधार प्रोग्राम को लेकर के भी बड़ी चली थी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन सिटीजन की प्राइवेसी को बड़ा कैजुअल ट्रीटमेंट दे रही है, ऐसा नहीं कि अच्छे से ट्रीट करे। जैसे कि आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन आई थी, जिसमें कोविड-19 को ट्रेस करने के लिए ये एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन डेवलप की गई थी। तो शुरुआत में तो इसको क्या मैंडेटरी कर दिया गया था, बट फिर बाद में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के द्वारा लगातार बैकलैश हुआ, मतलब क्रिटिसिज्म हुआ। तब जाकर के गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भाई, आप ये वॉलंटरी बेसिस पे चाहो तो इंस्टॉल कर लो या मत करो। वो भी तो कहीं ना कहीं डेटा प्राइवेसी को, आप कह सकते हो पर्सनल प्राइवेसी को वायलेट करने वाली थी। तो देखो, क्वेश्चन बड़े ओपन हैं, क्वेश्चन बड़े खुले हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब बात आ जाती है कि ये जो पूरा बिल है, डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसका क्या स्टेटस है अभी। देखो, आज इंडिया में लगभग 740 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है। तो ये एजेंडा छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये लेजिस्लेशन जो अंडर डेवलपमेंट है, इस पर भी बहुत बड़ा काम होने की ज़रूरत है। अच्छा, अब बात आ रही है कि कौन सी कमेटी के पास में है, तो आपने दे रखा है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 30 मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स में से 15 मेंबर तो केवल रूलिंग पार्टी बीजेपी के हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं कंसर्न बता रहे हैं। दूसरा, ये जो आप जो बिल है, इसके ऊपर डिस्कशन कहाँ पे होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके चेयरमैन है कांग्रेस के लीडर शशि थरूर, तो उनके अंडर में ये डिस्कशन होना चाहिए। देखो, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फार्म लॉज का जो हाल हो रहा है ना, इसी तरीके से कहीं ना कहीं आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम तो वैसे देखो, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डेलिब्रेशन, डिस्कशन एंड डिबेट, ठीक है, जिसमें ऑपोजिट जो भी आप ऑपोजिशन वाले लीडर्स कुछ भी बोल रहे हैं तो उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आगे राइटर थोड़ा पॉलिटिकल हो रहे हैं, बट पॉइंट यहाँ पे मेरा यहाँ पर राइटर इतना से बता रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बजाय स्टैंडिंग कमेटी के पास में डिस्कशन जानी चाहिए थी, वो कि स्पेसिफिकली है जिसका डोमेन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके पास में डिस्कशन होना चाहिए। बट वही बात है, आगे देखने वाली बात है। और दूसरा ये कि अगर इस तरीके की डिबेट को हाईलाइट फिर से हवा मिलती है, तो देखो, पिछले 2 सेशंस की अगर बात करें, मॉनसून सेशन की बात करें तो क्वेश्चन आवर को एकदम ख़त्म कर दिया गया था, विंटर सेशन बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो पार्लियामेंट को फिर से स्टार्ट करना है, तो इसके लिए ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर डिस्कशन प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उनका डोमेन भी है इस पूरे डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर डिस्कशन करने का, तो वहां पर ये काम होना चाहिए। तो एक पार्लियामेंट्री हमारी डेमोक्रेसी है, उसका एक रिवाइवल भी या किक स्टार्ट भी बोल सकते हैं हम, मिलेगा। ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।